बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज पीर का दिन है और पहला दिन काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है कि आपको चीज़ों को कैसे सम करना है, आपको चीज़ों को कैसे फॉर्म में लाना है और ज़िंदगी को कैसे आगे बढ़ाना। और कहते हैं ज़िंदगी का बेहतरीन महवर ये होता है कि ज़िंदगी में आप चीज़ों को, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। बेहतरीन चीज़ कि आप ज़िंदगी की कुंजी के अंदर कैसे आप चीज़ों को बैलेंस करते हैं, बैलेंस आउट करते हैं, प्रॉपरली उसको हैंडल करते हैं। बेहतरीन चीज़ नमाज है। जब आप फजर की नमाज़ पढ़ लेते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला का ये वादा है कि पूरे दिन की जिम्मेदारी मेरी। जब रब्बे कायनात आपके पूरे दिन की जिम्मेदारी लेता है तो फिर आई डोंट थिंक सो कि हमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए या हमें कोई भी चीज़ को सोचना चाहिए। आज के जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, ज़िंदगी में हमें दिल का अर्जा भी होता है, हमें ज़िंदगी में फ्लू भी होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमें ब्रीदिंग में, और उसी के साथ हमें प्लांट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है मरगूब अहमद अब्बासी साहब, जो कि शजरकारी करते हैं, छत पर अपने बड़े अच्छे अच्छे इन्होंने प्लांट्स लगाए हैं। और मेरा छापा मारने का टाइम नहीं आ रहा क्योंकि मुझे गिफ्ट मिलना है प्लांट का, तो वो इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे मिजाज हैं सर? कल विद वेरी सॉरी कि मैं हॉस्पिटल से मैंने आपको कॉल की थी कि आपने आना है तो आप आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ डॉक्टर गुलजार अली बिरो साहब हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है NICVD में, और आपने MBBS FCPS कार्डियोलॉजी में की है, और मजीद क्या क्या करते हैं इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। और एज यूजुअल द हीरो ऑफ द शो डॉक्टर तारिक हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? तो तारिक आज आप भी डाउन लग रहे हैं। नहीं डाउन नहीं, थोड़ा रात में नींद पूरी नहीं हुई, कुछ गेस्ट वगैरह है। ठीक है, ये देखिए डॉक्टर ऐसे काम करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, तो डॉक्टरों को प्रॉपरली नींद लेनी चाहिए। जी मरगूब साहब, आप बताइएगा कि आप क्या कहते हैं, विंटर आ रहा है और विंटर के आते साथ अपने भी फूल मुरझा रहे हैं, कभी आंखों में दर्द है, कभी सर में दर्द है, कभी स्टेंटिंग स्किन हो रही है, बहुत ज़्यादा खुश्की हो रही है। तो कौन से फ्लावर्स अब जो है वो प्लांटिंग करने ज़रूरी हैं, या कौन से ऐसी चीज़ें आप प्लांटिंग करते हैं कि अच्छा जी अब ये वाला मौसम आ रहा है, आई गो विद द कॉम्बिनेशन मौसम, और वो चीज़ें सेट हो रही हैं? जी, वेदर चेंज जो है वो जैसे इंसानों पे फ़र्क डालता है, इफ़ेक्ट्स आते हैं उसके, इसी तरह प्लांट्स पे भी आते हैं बिल्कुल। और प्लांट्स पे तो इतना आता है कि एक तकरीबन 2 महीने का पीरियड ऐसा होता है जिसे हम डॉर्मेंसी पीरियड कहते हैं, जिसके अंदर हमारे प्लांट्स आप कह लें सो जाते हैं या रेस्ट पे होते हैं या बेहोश हो जाते हैं मोस्टली। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो 12 महीने जिन्हें हम कहते हैं चलते हैं, वो भी स्लो डाउन हो जाते हैं, थोड़े से वीक हो जाते हैं। इसी सीज़न को हम ख़िज़ा का नाम देते हैं कि ये ख़िज़ा आ गई, और इस दौरान जो है ना वो ज़्यादातर मजबूत हैवी प्लांट्स रहते हैं, या फिर आपके सीजन्स के जो फ्लावर्स होते हैं या सब्जियां वेजिटेबल्स जो सीज़न की है वो ही चल जाती हैं, उनको लगाते हैं और वही बेहतर रहती हैं। ये फर्क फ्रूट्स में तो बेचारा केला ही है जो हर सीजन में मिल जाता है आपको, बाकी तो आते जाते रहते हैं। मौसम्बी हो गई, आपका वाटरमेलन जिसको तरबूज कहा जाता है, वो भी एक सीजन है। आम का सीजन अपना गर्मियों में आता है, तो बेचारे कहते हैं ना बचा कुछ है केला ही है जो हर सीजन में मिल जाता है। कुछ फ्रूट्स तो बिल्कुल एज पर सीजन ही चल रहे होते हैं, ऐसे ही है। लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें कमी बेशी हो जाती है, थोड़े से डाउन हो जाती है। वो भी जब ज़ाहिर है पौधा रेस्ट में आ गया, उसकी रूट्स रेस्ट में आ गई, तो उसको ग़िज़ा और ये सारी खुराक वगैरह नहीं मिल पाती, तो उनके फल फ्रूट पत्ते वगैरह सब साउंड हो जाएंगे। फिर जब जनवरी और फरवरी स्टार्ट होता है तो उसके बाद पौधे दोबारा से हरे भरे सब्ज होते हैं, तो हम उसे बहार का नाम दे देते हैं। ये इसका एक साइकिल है जिसको हम खिज़ा बहार, विंटर ऑटम स्प्रिंग एंड वो आप बोलते हैं तमाम चीज़ें। अच्छा जी, उर्दू में भी याद करता हूँ मैं नाम कौन से डॉक्टर साहब की तरफ आते हैं। डॉक्टर गुलजार, मुझे ये बताइएगा कि अब दिल के आप अमराज पे बात करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से आपका ताल्लुक है, तो मुझे ये बताएं कि दिल का आर्जा दिल देने से होता है या सोचने से होता है, या वाकई में ये भी है कि एक मुहावरा ना, उसकी जवानी तो परेशानियाँ ले डूबी या खा गई उसकी जवानी को, कितना सच है इसमें? देखिए, बस मैं ये कहूँगा कि दिल के लिहाज से जो कुछ रिस्क फैक्टर है जिनसे हार्ट अटैक या दिल का प्रॉब्लम, चाहे दिल कमज़ोर हो जाना, दिल फेल हो जाना, कुछ तो फिक्स हैं जो आप कह सकते हैं कि सदियों से चल रहे हैं। जैसे शुगर हाई रहे काफ़ी 4-5 साल, हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल हाई रहे, या फैमिली हिस्ट्री, कुछ लोगों में ख़ानदान में यंग एज में दिल का प्रॉब्लम होता है। लेकिन जो आजकल
परेशानी की बात है वो यंग एज में आ रहा है बहुत ज़्यादा, स्पेशली जो क्राउडेड सिटीज़ हैं, आप कराची कह लें, लाहौर कह लें, तो ये जो यंग एज में आ रहा है ना, वो इन चीज़ों के अलावा भी काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर्स सामने आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा निकोटीन, जिसमें सिगरेट स्मोकिंग है। तो ये जो चीज़ हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ये इस पे तवज्जो देना। और हमारी यंग पीपल अफेक्ट हो रही है, वेपिंग हो रही है, निकोटीन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे तो नाम भी नहीं आते, पत्ती वाला पान, पान 2100, जेम, बहुत सारे नाम हैं, ये सारा निकोटीन रिलेटेड है। तो ये चीज़ जो कि हम नहीं करें तो हमें रिस्क नहीं होगा इस चीज़ को। और दूसरा लाइफ स्टाइल, जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल अनहेल्दी हो गया है, खाना पीना जो है ना वो हेल्दी खाना ख़त्म हो गया है। ये ऐसी 3 चीज़ें हैं जो मेरे लिहाज से, पहले तो आप लोगों ने शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे अपने चैनल पे यहाँ बुलाया, तो मैंने सोचा कि इस चीज़ के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो मैं यंग पॉपुलेशन पे पैगाम पहुँचाऊँ वो ये है। अच्छा जी, एक सवाल आया था सिंधिया, तो आप जो हैं वो बिल्कुल ये सिंधी हैं मेरे भाई, ऐसे ही हैं? जी, अगर तो कह रहे हैं कि प्लीज़ एक आध आंसर सिंधी में भी दे दें। मैं इनको लाड़काना में देख रहा हूँ। अच्छा, लाड़काना, लाड़कानो, सखर, शिकारपुर, खुद नवाबशाह जो आया, नवाबशाह असां वारे पासे थोड़ो घटि आहे निकोटीन रिलेटेड, पर वरी बि आहे, यानी जेको मां सवेर जुमिलो चई वियुसि त शुगर, ब्लड प्रेशर इहे त रिस्क फैक्टर आहिनि ई आहिनि, पर अहिड़ा रिस्क फैक्टर जेके असां इस्तेमालु न कयूं ऐं असांखे हार्ट अटैक न थिए, उन में सभ खां टॉप ते सिगरेट, पत्ती वारो पान, गुटको, नस्वार ऐं निकोटीन सां रिलेटेड जेके ॿियूं शयूं आहिनि, इहे करण सां, राति जो देरि ताईं जागण सां, राति जो हैवी डिनर करण सां, हलचल बिल्कुलु ख़तमु करणु। अॼुकल्ह जा यंग जनरेशन हर वक़्तु मोबाइल यूज़ था कनि, घर मां निकितो, घर मां ई बाइक ते किक करणी विया, कुझु शइ वठी आई वापसि आया, हलणु ख़तमु थी वियो आहे। त जेका हलणु बिल्कुलु घटिजी वियो आहे, खाधो अनहेल्दी थी वियो आहे, ऐं निकोटीन जो इस्तेमालु, वेप तव्हां ॿुधायां, वेप छा आहे, अॼुकल्ह जेके यंग जनरेशन जी स्मोकिंग आहे, वेपिंग, फिल्टर्ड सिगरेट, ई सिगरेट, हू सम्झंदा इहो सिगरेट ई न आहे, ऐं उनजो तमामु ज़्यादा इस्तेमालु थियो आहे जेको 2 गुना ज़्यादा हार्ट अटैक जो रिस्क करे थो। त मां पंहिंजे सिंधी भाइरनि खे बि इहो ई चवंदुसि जेके इंटीरियर सिंध में आहिनि, त इहो वेपिंग बि ईअं ई ख़तरनाक आहे जीअं सिगरेट आहे। त पंहिंजो हेल्दी लाइफ स्टाइल कयो, खाधो पीतो सुठो कयो, ऐं निकोटीन खां परे रहो बस। जबरदस्त जी। मजीद बात करेंगे डॉक्टर गुलजार से। डॉक्टर तारिक भी मौजूद है। डॉक्टर तारिक, आपके पास जब भी हम वो प्रॉब्लम लेकर आते हैं तो एलर्जी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉजेज बन रहे हैं। अंडर आर्म्स, क्लीनिंग एरियाज ऑफ लेग्स, वहाँ पर बन के, क्योंकि ये कवर्ड एरिया ऐसे होता है कि आपको अंडर आर्म्स में भी हर वक्त आपको हवा नहीं लग रही होती है। क्लीनिंग एरिया जो आपके हैं वहाँ पर भी आपको, जिसको मैं ज़्यादा खुल के तो नहीं बोल सकता, लेकिन अंडर द पैंट्स आप जो वेयरिंग करते हैं वो चीज़ें, तो वहाँ पर तो जहाँ यूज़ होते हैं तो वहाँ पर एक लाइन सी बन जाती है। अच्छा, आपके बैक बम्प्स के ऊपर काफ़ी लोगों को एलर्जी है, क्योंकि बैठना आपने है और सीट पर बैठे हैं, किस पे भी तो लेदर लगा हुआ है, तो उससे जो है वो प्रोवोक कर रही हैं चीज़ें, तो उससे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं अपने आप को? देखिए जी, बहुत ही रिलेटिव क्वेश्चन आजकल के मौसम के हवाले से। देखें, इस मौसम में हम थोड़े से क्लॉथिंग ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है, और जो बीमारी इससे रिलेटेड होती है मेनली हम उसको एक ही कहते हैं, एक ही नाम उसका रखते हैं और एक ही लेबल देते हैं, डेट इज स्केबीज। ठीक है। अब स्केबीज उमूमन उसको वार्म वेदर और वार्म कंडीशन सूट करती हैं। अब जब हम क्लॉथ्स ज़्यादा पहनेंगे, या रात को उमूमन आपने देखा होगा उनको शिकायत होती है कि रात को सोते खारिश होना शुरू हो जाती है, बेड पे लेटते खारिश होना शुरू हो जाती है। ये जब आपकी बॉडी वार्म होने की तरफ जाती है तो वो आपका जो माइट होता है वो आपको तंग करता है, उसके सारे एग्स वहाँ पर होते हैं, सारे उसका जो फुजला वगैरह माइट्स का वो भी सब होता है। तो आपको रात को जैसे ही वार्म क्लाइमेट मिलता है तो आपको इचिंग शुरू हो जाती है। तो बेसिक चीज़ इसमें स्केबीज़ है। एक जरासीम आता है, मतलब एक माइट आता है, उसको स्केबिया कहते हैं, मतलब ये उसी से बनता है और ये एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेज़ी से ट्रैवल करता है, बहुत ज़्यादा खारिश होती है। तो इसको फिर आगे जाके स्टेजेस हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं, एक्जिमा साथ में मिल जाता है तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अदरवाइज अगर स्टार्ट में हम स्केबीज की सिंपल सी ट्रीटमेंट लें और 2-4 इसकी प्रिकॉशंस ले लें, खासतौर पर लूज क्लॉथिंग लें
और दूसरी बात, बार बार अपने आप को मतलब बाहर से आए डस्ट वगैरह तो अब नहा लें या वॉश कर लें जल्दी से हाथ पाँव जो भी कुछ है, और दूसरा कॉन्टैक्ट से दूर रहे, जिससे आपको ज़रा सा शक हो। हैंड शेकिंग वगैरह जो है वो इसमें ज़्यादा अच्छी नहीं, अगर देख रहे हैं किसी को खारिज तो हम हैंड शेक ना करें, इट विल ट्रांसफर वेरी सून, बहुत जल्दी दूसरे में चले जाए। लेकिन अगर करें तो फिर आप सैनिटाइजर रखें पास। हाँ, सैनिटाइजर से तो नहा ले तो अच्छा है। अब किधर रोड पे कैसे ना हूँ मैं, अब मैं रोड पे हाथ मिला रहा हूँ, मैं रोड पे कैसे ना हूँ। प्रिकॉशन में ये चीज़ आ जाती है, जब आपको हो गई फिर तो आपको इलाज करना है, और सिंपल इलाज इसका पिरिमेथम्इन एक ट्यूब आती है, लोशन आता है, बहुत आराम से मिल जाता है, लॉटेक्स में नाम ले देता हूँ, बहुत इजीली मिल जाएगा। उसको आप पूरी बॉडी पे लगाएं, और उसको आप, क्योंकि इसका क्या होता है कि ये माइट्स माइग्रेट कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह और बहुत तेज़ी से होती है, तो आप उसमें एक लोशन है उसको लगाएं, पूरी बॉडी एप्लीकेशन है, और उसके साथ चंद टैबलेट्स आती हैं, अगर कहें तो मैं उसका नाम भी ले। बिल्कुल, टैबलेट का भी अब पूछा जा रहा है कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ सांगड़ में, और यहाँ पर भी हम गरीब से लोग हैं, तो साइंस से बोलें कि बेहतरीन दवाइयाँ तजवीज़ करें। नहीं जेको तव्हांखे स्केबीज़ आहे तो हिन जो सुठो इलाज जेको आहे हिकु लोशन मिलंदो तव्हांखे स्टोर ते हलो उते स्केबीज़ जे लाइ पहले तव्हांजी डायग्नोस कयो तव्हां ओनली स्केबीज़ आहे, ॿी जेका आहिनि स्किन जी डिज़ीज़ कॉम्प्लिकेशन सां तव्हां सां गॾु आहिनि। अगरि ॿी गॾु कोन आहिनि त तव्हां सिंपली हिकिड़ो लोशन आहे लॉट्रिक्स, हू इस्तेमालु करे छॾो। एंड ख़ारिज जे लाइ हिकिड़ी टैबलेट ईंदी आहे, हुनजो नालो आहे रिजेक्स, तव्हां हू वठो। ई नोस्को चैलेंज जी इजाज़त सां मां ॿुधायो आहे, मां इजाज़त कोन हूंदी आहे। ॿी टैबलेट हूंदी आहे आइवरमाइट टैबलेट वठो, इंशाल्लाह 3 ॾींहं में तव्हांजी ख़ारिज ख़त्म थी। ज़बरदस्त जी। हम इसी वजह से मेट्रो वन न्यूज़ की एक बड़ी काविश और कोशिश रहती है हर जुबान को कैटर करने, और साथ साथ कोई भी प्रॉब्लम है तो मुस्कुराती सुबह चांडिया साहब और जितनी भी मेरी टीम मौजूद है, मैं बताऊंगा कौन कौन मौजूद है, तमाम लोग यही कहते हैं कि आपको फैसिलिटेट करना। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान सर। जी ना, वेलकम बैक। इसी के साथ साथ मौजूद हैं हम, और यहाँ पर मरगूब साहब के पास दोबारा। तो मरगूब साहब, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिससे स्किन डिजीज़ेज़ होती हैं, यानी कुछ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इचिंग पाई जाती है, खारिश हो जाती है, वो कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिसको टच नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है? और सेकंड, अगर बच्चा है और एस्थमा है उसको, या कोई घर में बड़ा है उसको एस्थमा, तो कौन से प्लांट्स हैं जो इससे आपको इज्तनाब करना चाहिए? इस किस्म की एलर्जी कॉमनली तो नहीं होती, नॉर्मली प्लांट से नहीं होती है, लेकिन कुछ रेयर प्लांट्स होते हैं जो अमूमन बहुत कम लोग घरों में रखते हैं, तो वो उसकी वजह से छोटा मोटा मसला आ सकता है। तो वैसे ये कि जब आपको ज़रा पता ना हो ये बच्चों को, तो अननेसेसरी उनके करीब जाने नहीं देना चाहिए। लेकिन ये है कि कोई पर्टिकुलर नहीं है कि हर एक प्लांट जो है हर एक को एलर्जी कर रहा हो। ठीक है, बाज़ औक़ात वो हम काम कर रहे होते हैं, हमें तो कोई एलर्जी नहीं हुई। आज 40-50 साल में पता नहीं कितने किस्म के प्लांट्स हाथों से निकले हैं, साथ रहते हैं, बैठते हैं, आप उनके अंदर सांस ले रहे होते हैं, कुछ भी मसला नहीं होता, बल्कि हम पहले से बेहतर हो गए, बहुत अच्छे हो गए। कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स हैं, रेयर प्लांट्स होते हैं जो अमूमन लोग लेते भी नहीं और उसको अवॉइड कर रहे होते हैं। अच्छा, एक सवाल आया है कि कौन कौन से प्लांट सर्दियों में जो डैमेज हो जाते हैं उनको किस तरह बचाएं, और कौन कौन से प्लांट ऐसे जिनको कोई मसला ही नहीं होता, बस ठीक है? वैसे तो यही है कि जब वो सर्दियाँ आती हैं तो डैमेज नहीं हो रहे होते, बल्कि वो रेस्ट में जा रहे होते हैं। तो हम इंसान भी जो होता है मौसम के हिसाब से उसमें चेंजेस आते हैं। ऐसा ही है। तो सर्दियों में जैसे ज़्यादा रेस्ट की तरफ चाहता है या रेस्ट में जाना पसंद करता है, तो ये बात नहीं है कि वो मर जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे, बस उनके अंदर थोड़ी सी चेंजेस आती हैं और उसको बर्दाश्त करें। ऐसे तो कई टिप्स हैं जो आप उनको सर्दी से बचाने के लिए, वो जैसे आप उसे पॉलीथीन से अगर कंट्रोल कर सकते हैं, पॉट कल्चर के अंदर आप घर पे वर्किंग कर रहे हैं वो करें। मल्चिंग कहलाती है, जो गमले की मिट्टी के ऊपर पत्तों से या कुछ और ऐसी चीज़ें होती हैं उसको तह चढ़ा दी जाती है, ताकि डायरेक्टली मिट्टी इतनी ठंडी ना हो कि उसकी जड़ें इफेक्टेड हो। इस किस्म की कई चीज़ें और भी होती हैं, छोटी छोटी टिप्स हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप उनको उनकी हालत पे छोड़ दें। अगर एक इंसान बेहोश है या सो गया है तो आप उसे क्या खाना खिलाएंगे, क्या करेंगे? कुछ आप से छोड़ दें रेस्ट के अंदर, वो आराम से दोबारा से रिकवर हो जाएगा अपने वक्त के ऊपर। कोई इतना ख़ास मसला नहीं है कि उसके बारे में परेशान हो या वो बिल्कुल मर जाएगा। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, सर्दियाँ हैं ज़ाहिर बात है, उसके अंदर आप ज़्यादा पानी देंगे ज़्यादा डैमेजेस के चांस हैं, वो ड्राई नहीं करेगा और रूट्स जो हैं डैमेजेस की तरफ जाएंगी। तो इसलिए आप पानी भी कम दें उनको।
इस तरीके से बेहतर रहते हैं प्लांट्स। जबरदस्त। आपकी तरफ आते हैं डॉक्टर गुलजार साहब, मुझे ये बताइएगा कि दिल के मरीजों के लिए दिल का अर्जा हो गया, या एक फैमिली मिथ होती है कि अगर बाप को या माँ को, दादा दादी, नाना नानी को अगर दिल का अर्जा था तो बच्चे को मस्ट होगा। अब ये कितने हद तक सही, ये भी बताएं, और दूसरा कौन सी ग़िज़ाएं जिससे परहेज करें। पहला सवाल आपका कि जो है ना क्या माँ बाप से ट्रांसफ़र होता है, तो अगर 60 साल के बाद माँ या बाप या किसी को फर्स्ट कज़न या अंकल को हो रहा है तो वो फैमिली हिस्ट्री नहीं। हम कहते हैं फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्रीमेच्योर कार्डियक डिजीज़, यानी यंग एज में 50, 55 या 45 से पहले घर के अफराद जो फर्स्ट कज़न हैं, भाई बहन, भाई है, माँ बाप है, फुफ्फो है, चचा है, उनमें 2 या 2-3 से ज़्यादा हार्ट अटैक हुआ हो या सडन डेथ हुई है, इसको कहते हैं फैमिली हिस्ट्री। और उसके लिए सर्च करना चाहिए, टेस्ट कराने चाहिए कि वजह क्या है। ज़्यादातर फैमिलियल कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, यानी आमतौर पे कोलेस्ट्रॉल 180 से कम होना चाहिए, लेकिन ऐसी फैमिली में 400, 600 या ट्राइग्लिसराइड एक कोलेस्ट्रॉल का वो भी एक टाइप है जो आमतौर पे 150 से कम होना चाहिए। ऐसी फैमिली में मेरे ट्रीटमेंट में एक फैमिली है जिनके 600 से 1400 के दरमियान कोलेस्ट्रॉल है। तो वो बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से पैदाइश से ही लेके यंग एज में फालिज हार्ट अटैक होता है। लेकिन ये मिथ्स है कि 60 साल के बाद अम्मी अब्बू को हुआ या चाचा को हुआ तो मुझे भी हो जाएगा, ये गलतफहमी है। अब हम आते हैं खाने पे। जो खाना होते हैं ना, देखें खाने सब खाने होते हैं। मैं कहता हूँ अगर आप म्याना रवि में रह के, जैसे हुजूर कम साहब सुने कि म्याना रवि में रह के आप कोई भी खाना खा सकते हैं, सिर्फ अच्छा खाना अच्छे तरीके से पका हुआ होना चाहिए। आप गोश्त भी खाएं, सब्जियां भी खाएं। हाँ, अगर आप गोश्त हर दूसरे दिन गोश्त खा रहे हैं, बड़ा गोश्त खा रहे हैं, चर्बी वाला खा रहे हैं, कढ़ाइयों की सूरत में खा रहे हैं, निहारी खा रहे हैं हर दूसरे दिन, कुछ लोग निहारी के बहुत शौकीन होते हैं, तो यही चीज़ अगर एक्सेसिव हो जाएगी तो इस तरह के लोगों में फिर दिल का मसला, फालिज का, हार्ट अटैक का, ड्यू टू अगेन कोलेस्ट्रॉल हाई होने से, ब्लड प्रेशर हाई होने से ज़्यादा हो जाता है। आपका खुद का पंगा, फैमिली हिस्ट्री नहीं इसका कोई नहीं। और आखिरी बात, हेल्थ, किसी ने पूछा कि दिल के लिए अच्छे खाने क्या है, तो दिल के लिए यही खाने कम मिकदार में और सब्जियों का, दालों का इस्तेमाल ज़्यादा करना। अगर शुगर नहीं है, फ्रेश फ्रूट ज़्यादा इस्तेमाल करें। और हाँ, सबसे अहम बात जो अक्सर लोग यूज़ नहीं करते वो है ड्राई फ्रूट, खुश्क मेवा। यहाँ तक कि जो हमारे दिल के मरीज हैं, गाइडलाइन में आता है कि वो भी मुट्ठी भर मिक्स फ्रूट, ड्राई फ्रूट, खुश्क मेवा रोज खा सकते हैं। डॉक्टर साहब, लेकिन दो चीजें फिर मैं आपसे पूछता हूँ, डॉक्टर तारिक की तरफ चलते हैं। एक तो ये कि अब में एक रिसर्च आई है जिसमें कहा गया कि मर्द अगर मूंगफली खाएं तो अजीब हो जाता है काम, ठीक है, एक वो सही है या गलत है। और दूसरा ये कि 50 के बाद अगर हार्ट अटैक होता है बंदा मरता नहीं है, ये तो मैंने काफी केसेस देखे, मर गया बेचारे, तो काम खराब है ये भी। अच्छा, मूंगफली का ये अगेन मिथ है, लेकिन जो हार्ट अटैक क्यों, कौन किसको रिस्क ज्यादा है फौत होने का, इसमें बस मैं इतना बता दूं, जब दिल की शरियानी तंग होती हैं आहिस्ता 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 70-80%, तो कुदरती कोलेट्रल्स बनते हैं, यानी इस शरियान वाले हिस्से को खून कम मिल रहा है तो इसकी दूसरी शरियान जो काउंटर पार्ट है उनकी छोटी वेसल्स आ जाती हैं। अगर कोलेट्रल्स कुदरती बन गए थोड़े और अब ये बंद हुई तो ये फौत नहीं होगा। तो इस कोलेट्रल्स के बनने के चांस शुगर के मरीज में और बड़ी उम्र में ज़्यादा है, क्योंकि बड़ी उम्र में 80-90% तंगी है। तो यंग एज में तो कोई कोलेट्रल्स नहीं बने सवाए एक्सेप्शनल केस के। तो अगर यंग एज में अचानक शरियान बंद हो, जो कि स्मोकर्स में होती है, तो इसमें फौत होने के चांस बहुत ज़्यादा है। आपने रिसेंटली सुना होगा, सोशल मीडिया पे एक वायरल भी हुआ था, एक टीचर पढ़ाते पढ़ाते गिर गया, फौत हो गया, और मल्टीपल वीडियोस पढ़े। तो ये जो अचानक अमवात होती है बिना सबब के विद इन 2 आवर्स, ये ऑलमोस्ट दिल की वजह से होती है। अच्छा, एक बात मैं और डॉक्टर तारिक आपकी तरफ आते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने एक बात की, वाकई में हमारी यूनिवर्सिटी में एक सर थे, उन क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, सब मतलब छलांगे मार के तो वो चलते थे, तो हमेशा कहते थे बच्चों मुझे देखो मैं तो तुमसे बड़ा हूँ। लेकिन उनको जब एक दफा ऐसे रूटीन चेकअप करवाया तो उनके 3 शरियानें बंद थी, चौथी भी 40-30% काम करी थी।
और वो बंदा जब उसको पता चला रिपोर्ट है तो 2 दिन में मर गया बेचारा प्रोफेसर साहब। तो वो मतलब नहीं पता था तो सही चल रहे थे, तो पता होना भी गलत काम है। बहुत कितना मुश्किल हो जाती है। तो नहीं बताया कि बताना चाहिए मरीज को या नहीं? नहीं, देखिए पेशेंट को बहुत सारी बातें नहीं पता होनी चाहिए। ठीक है। खासतौर पे बीपी के अंदर हमारे यहाँ लोगों के अंदर एक आदत पड़ गई, सुबह भी बीपी चेक करवाएंगे, दोपहर में भी करवाएंगे, शाम में भी करवाएंगे, डॉक्टर कहते हैं सोते मॉनिटर बच्चे को करें। उठा के बोलेंगे। देखिए ये तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जब आप किसी चीज़ के लिए परेशान होते हैं ना, वो टेंशन क्रिएट हो जाती है। ऐसे ही तो है। आजकल लोगों को ये टेंशन है, कोई टेंशन क्यों नहीं है, ऐसे ही है। तो वो खुद बहुत टेंशन क्रिएट कर लेते हैं। ऐसे ही। तो ये बीपी हो गया, खासतौर पे इस किस्म की चीज़ें पेशेंट खासतौर पर उससे दूर रखना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मरीज के पास जो खड़े होते हैं ना, वो भी कहते हैं बेचारा बीमार है, अल्लाह परसों ही बंदा मरा है इस बीमारी से। काम हो जाता अच्छा मरा क्यों भाई? मर गया, अपनी इसको देखने, इसकी तीमारदारी करें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, फर्ज करें मेरा हाथ टूट गया, मुझे देखना है। डॉक्टर साहब ये आपसे भी सब ये देखा होगा, मेरी जब हाथ टूटा था, ओ भाई वो टूटा था, वो जुड़ गया, मेरा भी टूटा हुआ है, प्रेजेंट टूटा, अभी इसको 4 घंटे भी नहीं हुए। तो मुझे ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो अपनी हिस्ट्री शुरू कर देते हैं? नहीं देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, आपके पेशेंट फर्ज करें एक बीमार है, उसको उल्टियाँ लग गई, 2 बंदे तीमारदारी के लिए आ गए, उनमें से एक तीमारदार ये जरूर कहेगा यार मेरे फलाने रिश्तेदार को उल्टी लगी थी, वो फौत हो गया। फौत हो गया। अब आधी तो बेचारे की जान वहीं निकल जाती है। अब 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं, आप कभी भी किसी की तीमारदारी के लिए जाएँ तो इन चीज़ों से ज़रा सा इज्तनाब करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि पेशेंट जो बीमार होता है उसके जहन में 1500 किस्म की चीज़ें चल रही है। फर्ज करें वो कैंसर का पेशेंट है, आप उससे मिलने के लिए गए और वहीं जिक्र शुरू हो जाता है कि फलाने को कैंसर हुआ था, ये हुआ था, वो था, वो तो 1 हफ्ते जिंदा रहा, अल्लाह मियां इनको जिंदगी देने। मुझसे तो ये सवाल था, मरे क्यों नहीं अभी तक, इतना टाइम हो गया, तो मोटे कैसे हो? सारी चीज़ें ऐसी होती कि हमारे पास डॉक्टर साहब प्रैक्टिकल केस आ चुके हैं कि जिनको नहीं पता था, बड़े आराम से रह रहे थे, लेकिन जैसे उनको हमने इन्वेस्टिगेट किया, उनकी टेस्ट रिपोर्ट्स आई और हमें ये पता चला कि उसको कैंसर डायग्नोस हो गया, हमने उसको बता दिया, फर्ज करें हमने बता दिया, ये किसी और ने विद इन मंथ्स, विद इन वीक डेथ हो जाती है। इससे मैं थोड़ा इस चीज़ को, सर ने बिल्कुल सही कहा है, सबसे पीछे वजह क्या है, वो होती है स्ट्रेस। अगर इंसान स्ट्रेस लेने वाला है, जो कि मेजॉरिटी होते हैं, हर इंसान को ज़िंदगी प्यारी होती है, तो स्ट्रेस अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो स्ट्रेस ही मार देती है, खौफ। तो लेकिन ये भी बिल्कुल मैं कहूँगा सही नहीं है कि मरीज़ को बिल्कुल बताना ही नहीं चाहिए। आप देखें कि मरीज़ की साइकी क्या है, कॉन्फिडेंस क्या है और उनके घर वाले कितने सपोर्ट हो। जैसे अगर हम दिल के लिहाज से पढ़ते हैं तो हम अगर मरीज़ को बताएंगे ही नहीं तो वो तो फिर एहतियात नहीं करेगा, दवाई नहीं खाएगा। तो सिचुएशन को देखते हुए फैमिली को सारा बताना है। हाँ, मरीज़ को आप स्लोली पॉजिटिव वे में बताएं और गुड न्यूज़ बताएं। जैसे आपने कहा ना कैंसर, अब कैंसर के टाइप्स होते हैं, कोई ऐसी कैंसर है फुल क्योर हो जाती है और कुछ ऐसे कैंसर के टाइप्स हैं जो 3 से 6 महीने में मरीज फौत हो जाते हैं। हर मरीज की बीमारी अपनी है और विल पावर बहुत है। आपको एक चीज होती है, देखिए हर चीज हर एक को प्रोवाइड नहीं होती है। इस बारे में मैं फिर बात करता हूँ। जी महबूब साहब, आपकी तरफ आते हैं। अगर किसी को दिल का आर्जा हो गया, ठीक है, तो वो तो गुलाब का फूल देते हैं, ये आप मेरी हुई, ये आप मेरे हुए, ठीक है। तो इसके अलावा अगर दिल का आर्जा किसी को, जिसके वालिद में कोलेस्ट्रॉल है, तो कौन से प्लांट्स की आपको घर में गार्डनिंग करनी चाहिए? मूड जी से अच्छा। कोई भी पेशेंट हो, हार्ट का हो, गुलाब का पत्ता, डिप्रेशन का हो या किसी टेंशन का हो, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम्स जो होती हैं, तो उसमें ज़्यादातर उनका प्लांट्स या कहते हैं आप नेचर के साथ रहना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, बहुत रिकवरी चीज़ें करता है, उनका ध्यान बढ़ जाता है, उनकी तवज्जो अपनी बीमारी से हट जाती है। जैसे कि मैंने सुना था कि बच्चे बीमार हो तो आप उनको टॉयज़ दें ताकि वो अपनी तकलीफ को भूल के टॉयज़ की तरफ चले जाते हैं, उसमें लग जाते हैं, खेल में। इसी तरह बड़ों का भी यही होता है कि अगर हम, ये तो एक मेरा ज़ाती तजुर्बा है, अच्छी तरह मुशाहिदा दोनों है, कि आप जब नेचर से करीब होते हैं तो आप बहुत चेंज हो जाते हैं। आप प्लांट्स के करीब रहेंगे तो आप चाहे हार्ट के हों, शुगर के हों, तो वो ग़िज़ाओं की तब्दील कंट्रोल करना, परहेज़ करना, मेडिसिन का इस्तेमाल करना अपनी जगह है, वो तो होना ही है, लेकिन ये चीज़ें उसके लिए सपोर्टिंग मेडिसिन होती है बहुत बड़ी। तो आप नेचर से करीब रहें, नेचर में काम करें, एक्सरसाइज भी है, अच्छी ऑक्सीजन भी आपको मिलती है, आपकी तवज्जो भी बढ़ती है। हाँ, लेकिन शाम में काम ना करें, मच्छर काट जाए तो डेंगू शेंगी भी हो जाता है ना, ये वही मसला है। वो डेंगू मलेरिया ये चीज़, इससे कैसे बचाएं? या तो फिर स्प्रे करें वहाँ पे? मेडिसिन का तो स्प्रे होता है पौधों के ऊपर, लेकिन ये नहीं है कि मेडिसिन का कोई इतना हैवी स्प्रे होता हो, या करना नहीं चाहिए आपको डोमेस्टिक लेवल के ऊपर कि आप उसमें बहुत हैवी किस्म की केमिकल यूज़ कर रहे हैं। मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ, या मेरी प्रैक्टिस में यही है कि हम ऑर्गेनिक मेडिसिन यूज़ करें,
जो कि आपके लिए इतनी हार्मफुल नहीं होती। नहीं, लेकिन अगर आप जैसे कि सराउंडिंग में आप जाते हैं, वो जिसको पंजाबी में हम वो मिट्टी को ग्रैब गोडी। करना कहते हैं, गोडी कहते गोडी, हैं, गोडी करके आया जी। सी। तो मुझे ये बताएं कि वो गोडी करते टाइम पे भी तो मच्छर काट जाते हैं ना, तो उसके लिए अपने एप्लीकेबल जेल कोई लगाएं कि आपका कोई ऐसा जेल हो कि आपकी बॉडी को कवर रखे, या खैर है मसला नहीं है वो आपका तो ये है कि आप जब गार्डनिंग करें या घर में भी बैठे हो, ड्राइंग रूम में हो या किसी जगह हो, उन्होंने जब अटैक करना होता है तो वो अपना रास्ता बना के हाँ, वो आपको पूछ के अटैक नहीं कर आते। लेते हैं, ऐसे अच्छी ही से है। चीज़ आप जगह पे भी वो पहुंच जाते हैं। तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपको वहाँ बहुत से लोगों के घर ऐसा होता है कि बड़े बड़े लॉन्स होते हैं, वो उसमें रहते हैं, उसमें शाम को बैठते हैं वो, तो ऐसा प्रॉब्लम इतना है नहीं। ये हमने बहुत सी चीज़ें कर ली हैं कि जी ना करने के लिए कि जी पत्ते बहुत गिर जाएंगे, कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, मच्छर आ जाएंगे, तो ये चीज़ें इतनी है नहीं, प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड नहीं है। लेकिन ये है कि होते हैं, हर चीज़ की रोड पे भी चल रहे हैं तो आपको एहतियात करनी है। अगर आप गोडी करें या पौधों के साथ हैं तो भी को आपको एक एहतियात करनी चाहिए, तो वो अपनी जगह है। लेकिन ये है कि ऐसा कुछ इतना ज़्यादा नहीं है प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपको अच्छा नेचर के पास रहें, और नेचर के पास जो लोग होते हैं जिसमें से हमारे डॉक्टर्स भी हैं, ये बड़े नेचर के पास आते हैं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ दोबारा आते हैं, मुझे ये बताइएगा कि अब खाते आपने किसी को स्किन एलर्जी है रिगार्डिंग आपकी एंटी एलर्जी दवाइयों की या फॉर द फंगल इन्फेक्शन और स्कीबीज के लिए, अब किसी को एलर्जी हो रही है दवाई से तो उसने वो मेडिसिन भी खानी, उसकी प्रिवेंशन में कौन सी मेडिसिन लें, या कोई लोशन आप दे देते हैं कि अगर आपको स्किन में ये डैमेजेस आ रहे हैं तो आप ये एप्लीकेबल लोशन यूज़ करें? नहीं, देखें, अगर आपको स्किन एलर्जी है फिर तो आपको अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट से रब्ता करना चाहिए। स्किन एलर्जी बहुत बड़ा मसला होता है। उमूमन इसके केसेस हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं है, मोस्टली हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे होते हैं स्कैबीज के ही आ रहे होते हैं। अगर स्किन एलर्जी तो इसके लिए हमारे यहाँ स्किन स्क्रैपिंग होती है, स्किन बायोप्सी होती है, 2-3 टेस्ट करवा लें तो उसमें आपको पॉइंट आउट हो जाता है कि किस किस्म की एलर्जी हो, किस चीज़ से, तो उसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अरे साहब आपके लिए एक और सवाल है कि आप जो डाई लगा रहे हैं लोग, अच्छा मुझे भी बीच में एक दफ़ा बहुत ज़्यादा हो गई थी, रमज़ान में तो मुंह इतना बड़ा हो गया था मेरा अजीब सा, एक तो नाक वैसे ही बड़ा। तो मुझे ये बताएं कि जो लोगों को डाई में एलर्जी है लेकिन अब जॉब प्रेजेंट होना है तो क्या यूज़ करें? देखिए, अगर वो एलर्जी की कंडीशन पे डिपेंड करता है कौन से लेवल की है। बहुत सीवियर होती है, मैंने खुद ट्रीट किए में ऐसे पेशेंट सीवियर किस्म की डाई से एलर्जी होती है, तो हम उसको फौरी तौर पर इंजेक्टेबल स्टेरॉइड से कवर करते हैं, लेकिन फौरी तौर पर एंटीहिस्टामिन वगैरह ले लें, अगर माइल्ड से मॉडरेट है तो उससे ख़त्म हो जाती है। अच्छा, एंटी जो एलर्जी दवाई है वो डाई लगाने से पहले अगर खा लें? नहीं, कोशिश करें वो डाई यूज़ ना करें, जिससे आपको एक दफ़ा एलर्जी हो चुकी है उसको तो नेवर यूज़ अगेन इट। चलिए, मुझे जो थी मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूँ, वो आजकल 100 रुपए की पैकेट में एक आता है, मेरे पास टाइम कम था क्योंकि हमें प्रोमो के लिए ना, तो मैंने धड़ाधड़ लगा ली, उससे मुझे अच्छी वाली एलर्जी हो गई। फिर मैंने जो भी ब्रांड यूज किया, मेरी स्किन पे ना एलर्जी आ जाती थी, दाढ़ी के अंदर, बियर्ड के अंदर दाने बन जाते, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गए आप वाली मेडिसिन से। अगर माइल्ड होती है ना तो माइल्ड तो आप एंटीहिस्टामिन ले लें, अगर आपको इतनी ज़्यादा नहीं करती तो आप कोई सी एंटीहिस्टामिन लेके उसको यूज़ कर सकते हैं, आपको नहीं होगी। लेकिन अगर आपको ज़्यादा होती है और बार बार हो रही है, लेट्स अवॉइड इट। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके लिए सवाल है, और एक भाई ने पूछा है कि मुझे दिल का आर्जा हो गया है, डॉक्टर ने मुझे ओपन हार्ट सर्जरी का कहा है, मैं भी NICVD का ही पेशेंट हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस चीज़ की है जो मैं नहीं करा रहा इलाज। मैं आपसे ऑनर जानना चाहता हूँ, मेरी तवज्जो से दूसरे लोगों को भी फ़ायदा होगा, कि आप कार्डियो का ऑपरेशन यानी ओपन हार्ट करवाने के बाद आर यू एबल टू ज्वाइन जिम अगेन और नॉट? बहुत ज़बरदस्त सवाल किया है, क्योंकि जब किसी मरीज़ को हम कहते हैं ना कि अब आप बाईपास करवाएं, ओपन हार्ट सर्जरी कराएं, बाईपास तो, ये नाम मुझे कॉमन टर्म बाईपास है, तो वो डर जाते हैं, और कोई भी है। तो इसमें इनका जो सवाल है बहुत अच्छा है कि क्या बाईपास के बाद नॉर्मल लाइफ, इवन जिम? यस, बिल्कुल। अगर आपको मेजर हार्ट अटैक नहीं हुआ था, आपका दिल कमज़ोर नहीं है, आपका सिंपल बाईपास था और बाईपास हो गया, तो आफ्टर 3 to 6 months यानी स्टेप वाइज, पहले वॉक, फिर तेज़ चलना, फिर हल्की एक्सरसाइज, फिर आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और बाईपास अगर कहा गया है तो फर्स्ट ऑप्शन बाईपास है, लेकिन अगर मरीज नहीं करवा रहा तो एंजियोप्लास्टी भी ऑप्शन। अच्छा, आप भी बाईपास करते हैं? ये सवाल पे मुझे ब्रेक पर जाना है। मैं एंजियोप्लास्टी करता हूं। ठीक है। तो अगर ये मेरे पास आएंगे तो मैं पहले इनकी CD देखूंगा कि बीमारी किस नोयत की है, स्टेंट लग सकते हैं, और इनकी ओवरऑल हेल्थ
अगर स्टेन लग सकते हैं, इनको बाईपास बिल्कुल नहीं कराना। स्टंट जो पड़ते हैं ना, जो हम हाँ, जो इंजेक्ट, एंजियोग्राफ्ट मैं एंजियोप्लास्टी कर दूंगा। सीडी बीमारी की फिल्म होती है, वो वाली सीडी नहीं देखते, पता चले शादी की सीडी लाए। तो ये बातें हम करेंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए मुस्कुराते स्वभावित। जी शान है सर। जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ मरगूब साहब आपकी तरफ आते हैं कि हमने डॉक्टर साहब से पूछा कि ओपन हार्ट सर्जरी, अच्छा मुझे ये बताएं कि कुछ टाइम के लिए ये आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जहां पर रहते हो बच्चों को उस मिट्टी में खेलने दो ताकि वो बीमारियों मतलब जो उसका क्लिम्ट फैक्टर है, जो कि साइंस ने प्रूव किया कि जब आपका बच्चा मिट्टी में खेलता है तो वो बीमारियों से लड़ने का अहल हो जाता है, उसके अंदर इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होता है, जो कि आजकल वो माएँ या बाप जो हैं वो बेचारे रुई में ही रखते हैं, बच्चे हॉस्पिटल में ज़्यादा मिलते हैं। तो मुझे ये बताएं कि अगर बच्चा छोटा है, गुलाब के पत्ते के साथ ऑफ कोर्स कांटे होते हैं, कौन से ऐसे फ्लावर्स हैं जो कि बच्चे के लिए भी हार्मफुल नहीं होते, उसके स्किन भी डैमेज नहीं करते, और वो अगर घूम रहा है फिर रहा है उसके पत्ते भी हैं तो वो घर में यूज हो सकते हैं? देखिए वैसे तो मैं कहूँगा इतने सेंसिटिव इस एज के बच्चों को तो जैसे हम हर चीज़ से ही बचाते हैं, सर्दी की हवा से भी बचाते हैं, गर्मी से भी बचाते हैं, धूप से भी बचाते हैं, हर चीज़ों से बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो सिटीज़ पाकिस्तान के जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इस किस्म की एलर्जी वाले प्लांट्स लगे हुए, एलर्जी वाले प्लांट्स मौजूद हैं लगे हुए, वहाँ पे भी बच्चे हैं और रहते हैं और लाइफ गुजार रहे हैं। वो सबको पता है कि हमारे कौन से सिटीज़ हैं जिसके अंदर पॉलन एनर्जी ये सारी चीज़ें होती हैं बहुत, तो बच्चे तो वहाँ भी हैं। लेकिन ये है कि कोशिश तो यही हो कि जो बहुत छोटे बच्चे हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात कोई फूल होता है या जो उसका मेन फूल वगैरह, उसे आप बच्चों को करीब ले आते हैं, उन्हें सुगाने की कोशिश करते हैं खुशी में, या उनके साथ खेलना उसको या आप करते हैं, उसको तो अवॉइड ही करना चाहिए कि इसको आप फूल तो सही है लेकिन इसके अंदर बहुत से बैक्टीरिया, बहुत से वायरस, बहुत से कीड़े मकोड़े जो आपको फिजिकल नज़र नहीं आते वो उसमें वहाँ मौजूद है, क्योंकि वो पॉलिनेशन का किरदार भी अदा कर रहे होते हैं। उनका भी अपना मकसद है, उनको अपनी खुराक भी चाहिए। आपने फूल लिया और बच्चे को करीब कर दिया तो वो उसकी सांस से। एक और चीज़ मरगूब साहब, मैं ये बोलूँगा कि मुझे अब उसका नाम नहीं आता तो मैं आपसे पूछूंगा, लीव यानी पत्ते के ऊपर देखिए नीचे की जो सतह होती है उसमें वाइट सा कुछ एक फैक्टर चिपका हुआ होता है। अच्छा मैंने काफी केसेस ऐसे पढ़े हैं, ये रिपोर्ट आप दोनों को भी देखा होगा कि लोगों को स्किन एलर्जीज हो जाती है, इतनी सीवियर एलर्जी होती है कि हार्ट अस्थमैटिक अटैक पे लोग चले जाते हैं। तो उससे भी मैं कहता हूँ कि बच्चों को थोड़ा दूर रखें। जी बिल्कुल, मैं तो जाहिर बात है एक ऐसी चीज़ जो करती आ रही है और जिसको लोगों को पता है कि वो प्रॉब्लम्स करती है, क्योंकि ऐसा होता है कि पत्ते की जो एक टॉप है और एक उसके नीचे का हिस्सा अंडर है, पौधे के टॉप की जो पत्ते के जो टॉप का हिस्सा होता है वो ज़रा एक सिल्की साफ सुथरा क्लीन होता है, वॉश भी होता रहता है, हवा भी लगती है, वो साफ होता है। लेकिन उस पत्तों के जो नीचे होता है उसमें हर किस्म के जो कीड़े इंसेक्ट्स आते हैं वो अपनी कॉलोनियाँ आबाद करते हैं, अपनी रिहाइश का, अपने लार्वा, अपने अंडे, अपनी फैमिलीज बढ़ा रहे होते हैं, वहीं वो जमा होते हैं। तो हमें कोशिश तो यही करनी चाहिए कि हम ख्याल रखें कि हाथ न लगाएं या उनको छुएं नहीं या उनका दवाइयों से। या आप वाली बात है कि नीचे भी स्प्रे करें ताकि वो बिल्कुल प्रिवेंशन है, क्योंकि मेन स्प्रे जो देखा जाए वो ओवरऑल तो आप करना ही है, लेकिन आप उसको नीचे की जानिब से करें ताकि जब उनकी कॉलोनियों के ऊपर अटैक होता है तो फिर उनके आगे की चलने वाली नस्ल या तो मर जाती है या फिर वो वहाँ से छोड़ के चली जाती है। हम घर खराब हो गया, ऊपर जो है हाँ स्प्रे कर होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और वहाँ पे मतलब ये भी टोलों के साथ आते हैं, अपने बच्चे उनकी भी शादियाँ करते हैं, तो हर एक को हक है वैसे तो हम क्या बोलें। वैसे ये बताएं कि अब अगर बहुत ज़्यादा स्किन पर रैशेज हो गए और वो रैश जो है वाइट पैचेस पर जा रहे हैं, तो ये कुछ लोग मानते हैं कि भाई का सवाल है कि मुझे तो ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि तुम्हारे अंदर कैल्शियम की कमी है, दूध पियो, और जब जाकर चेक करवाया तो मुझे स्किन फ्लैटमा डिजीज थी कोई। जी बिल्कुल वाइट पैच। वैसे जरूरी तो नहीं है ना कि वाइट पैच है तो कैल्शियम की कमी है? नहीं, जरूरी नहीं है। उमूमन बच्चों को, माओं को तसल्ली देने के लिए जो हमारे यहाँ क्वेक्स वो ऐसे मिस बना देते हैं और ये मिस बहुत ज़्यादा फैले होते हैं। आपके पास पहली फुर्सत में यही सवाल मरीज भी करता है, सर ये वाइट पैच से हमने कैल्शियम की दवाई दी, ख़त्म नहीं हो रही। तो वो फिर सारी चीज़ों को वहाँ कवर करना पड़ता है कि उनको पहले आप प्रॉपर अपनी बीमारी के मुतालिक थोड़ा सा जान लें और फिर उसके बाद स्किन स्पेशलिस्ट से रब्ता करके प्रॉपर मेडिकेशन लें। ये ना कि कैल्शियम की दवाएं इस्तेमाल करके स्टोन कर ले किडनी के अंदर। ठीक। हाँ, स्किन ये कैल्शियम की दवाई स्टोन भी करती है ना? जी बिल्कुल, कैल्शियम स्टोन होते ज़्यादातर मोस्टली हमारे। ठीक है डॉक्टर साहब, एंजियोप्लास्टी आप करते हैं, यही बात है?
आपके एक मरीज ने मैसेज किया है, मेरा नाम अली धारे जो है और मैंने सर से एंजियोप्लास्टी करवाई है, मैं बहुत बेहतरीन महसूस कर रहा हूँ। मैं नाम नहीं ले सकता मेरे भाई, विद सॉरी, कि एक लाल बिल्डिंग वाले हॉस्पिटल से मैंने ट्रीटमेंट करवाया था, जो कि मैं सोया ही रहता था। मैंने साईं को आके बताया कि साईं मेरा अपना काम है, और साईं ने मुझे दवाई भी वही दी जिससे नींद नहीं आती। सही। अब आप क्या कहना चाहेंगे अपने मरीज के लिए? मतलब उनका सवाल क्या है उन्होंने कहा, तारीफ की आपकी कि मैं एक लाल महंगे अस्पताल में गया, क्योंकि गवर्नमेंट अस्पताल है ना, NICVD तो गवर्नमेंट का अस्पताल है, तो उन्होंने ये तारीफ की है कि मैं साईं के पास गया, उन्होंने मुझे ना सिर्फ ट्रीट किया बल्कि मुझे मेडिसिन भी वो दी जिससे नींद नहीं आती, जबकि मैंने एक बड़ा नाम वाले अस्पताल में गया था जहाँ से ट्रीटमेंट अच्छी नहीं हुई। अच्छा, आमतौर पे जो दिल के मरीज हैं ना, उनको नींद नहीं आती, क्योंकि जब भी किसी को हार्ट अटैक होता है ना, तो 3-4 चीजें लाइफ में आ जाती हैं। सबसे पहले दिल ही ना बंद हो जाए, एक तो डिप्रेशन, कि मुझे ही हार्ट अटैक क्यों हुआ, स्पेशली अगर शुगर ब्लड प्रेशर नहीं है, और आगे दोबारा हार्ट अटैक का खौफ, स्ट्रेस, तो नींद नहीं आती। और दूसरा, चलना फिरना, एक्टिविटी, जॉब कुछ लोग छोड़ देते हैं। तो कुछ लोग तो हमें खुद आके कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती, तो हम भी दवाई देते हैं, तो शायद किसी ने भी दी, वो गलत नहीं है। हाँ, ये अलग बात है, मैं जब भी मेरे पास पेशेंट आता है, मैं उसे 50% तो पहले ये फील कराता हूँ कि भाई अब आपका इलाज हो गया, पहले जो तंगी थी ना वो भी ठीक हो गई है, अगर आपका दिल नॉर्मल है तो अब आप पहाड़ों पे भी चढ़ सकते हो। तो पहले आप उसको कॉन्फिडेंस दें, उनका डर खत्म करें, दवाइयाँ समझाएं, उनको फिजिकल एक्टिव करें। तो वो जब फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो विदाउट नींद की गोली उनको नींद आ जाती है। ऐसे ही है। तो ये खामखा दवाई नहीं देनी चाहिए नींद। अच्छा, खामखा अगर दवाई देते तो वो भी कॉज बनता है, जिसको हम कहते हैं कि आपकी जो वेन्स है उसको, शरियानों को बंद करने का। इज दिस ट्रू? देखें, ज्यादा अरसे तक इनएक्टिव रहने से क्या होगा, ब्लड की सर्कुलेशन जारी रहे। अगर ब्लड की सर्कुलेशन स्लो होगी या उसमें गाढ़ापन आएगा तो ही तो ब्लॉकेज आता है ना, हार्ट अटैक आता है। अच्छा डॉक्टर, आपसे भी डॉक्टर, आपसे भी दोनों के साथ सिमिलर सवाल है। मेरा बीपी बहुत ज्यादा हाई रहता है, मैं ब्लड प्रेशर की हाइपोटेंसी खाता हूं तो मेरा दिल कांपने लग जाता है और हाथों में भी कांपना शुरू हो जाता है, तो मैं क्या करूं? देखें, ब्लड प्रेशर और शुगर हाई होते हैं ना, लोग एक्टिव होते हैं। आपने सुना होगा कि यार फलां का बीपी हाई हो गया, झगड़ा कर रहा है, ये सुना है कॉन्सेप्ट। तो ब्लड प्रेशर हाई अगर सालों से, जब उनका हम ब्लड प्रेशर नॉर्मल करते हैं तो सबसे कॉमन ये वाली बात आती है कि सर मैं तो कमज़ोर हो गया, मैं तो बिल्कुल वीक हो गया। तो उनको भी समझाना होता है 2 तरीके, एक तो सडन नॉर्मल नहीं लाना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता, और आहिस्ता आहिस्ता उनको ये फील कराना है कि ये स्लोली आप इस पे, जब बीपी आपका सेट हो जाएगा तो आपको वीकनेस नहीं होगी, इससे कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर इस कमज़ोरी की वजह से दवाई छोड़ देते हैं जो लोग, यहाँ पे मैं, क्योंकि सवाल आया है तो एक बात आपके चैनल के ज़रिए ज़रूर बताऊंगा, पूरी दुनिया में 50% लोग, यानी 50% लोग हाइपरटेंसिव है, उनको पता नहीं है। जिनको पता है वो सिर्फ 50% है, और जिनको ब्लड प्रेशर का पता है उसमें से भी 50% अपनी प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, अक्सर छोड़ देते हैं। यानी 12.5% दुनिया में ब्लड प्रेशर के मरीज दवाई खाते हैं। अब इस तरह के मिथ से ये छोड़ देगा तो इनको दवाई नहीं छोड़नी चाहिए, मतलब आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आपके पास अगर कोई मरीज आता है और ही इज इन हाई ब्लड प्रेशर, तो आप भी दवाई रिकमेंड करते हैं? नहीं, सर ने जो बात की बिल्कुल प्रॉपर की। देखिए, दुनिया में अगर फर्क करें 100% हैं हाइपरटेंशन के, 50% को पता नहीं, 50% इस्तेमाल कर रहे हैं, 50% में से 25% कोऑपरेट नहीं कर रहे डॉक्टर साहब मेडिसिन लेने के लिए। तो वहाँ जाके फिर ये मिथ्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, यार मैंने दवाई खाई तो मुझे तो ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। आप ये सोचेंगे अगर आप वो दवा ना खाएंगे तो कौन सी प्रॉब्लम आपके साथ आएगी। बिल्कुल, मजीद इस बारे में बात करें। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइनिंग किया। ब्रेक के बाद मिलते हैं कुछ नए मेहमानों से, और बच साहब इस वक्त कैमरे में मौजूद है, जुबैर भाई भी आ चुके हैं, और PCR में कौन मौजूद है बताएंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह, ज़ीशान है सर।